मुद्दा। आपको पता ही होगा कि खेसारी लाल के प्रोग्राम के रद्द होने के पीछे सबसे बड़ा श्रेय जयराम जी को और उनकी जेबीकेएसएस के पार्टी को दिया जा रहा था। अब इनका क्या टिप्पणी है उस पर ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं वो हमारे राज्य में आए थे। पहले बात, कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हमारा कथन ये है कि जब आप वो कलाकार, जैसे कथन जैसा देश वैसा भेष, अगर मान के चले हमारे कलाकार जो खोरठा अथवा कुड़माली भाषा में गीत गाते हैं, अगर वो मान के चले बिहार के बॉर्डर सीमा के उस पार चले जाएंगे तो संभव उन्हें उनके डिमांड्स के अनुसार गाना चाहिए, फिर उनकी जो संस्कृति उसके आधार पर। तो उससे पहले भी कई ऐसे कलाकार रहे, अक्षरा जी रहे, आज खेसारी जी की बात हो रही, पवन जी की बात होती है, तो कलाकारों का विरोध नहीं होता है। यहाँ इस बात की असहमति होती है कि हमारे राज्य में भी कलाकार हैं, उनको कहीं ना कहीं उचित अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि लोगों ने इस बात को चर्चा किया होगा। दूसरा बात देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम कैंसिल होने का सवाल है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल कारण थे। जैसे उपायुक्त महोदय के कार्यालय से भी एक हमारे साथी का टेलीफोन आया था कि जो पर्याप्त मात्रा में फोर्स होना चाहिए तो वो उनके पास नहीं था। उसके बाद कुछ जो पैसों का उनका डील होता है पैकेज, उस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा इस विषय में बीच हमारा जो कार्यकर्ता या कुछ कह सकते साथी होंगे जिन्होंने इस बात की असहमति रखी होगी उनके आने से, तो लोगों ने सब उनके सिर ठेकड़ा फोड़ने का कार्य किया और इसे एक मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा अलग रंग में ढालने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर कायम है। अगर ऐसा करने जाएंगे तो मेरा मानना है तो सभी समुदाय जो वर्ग झारखंड की सीमा के इस पार रहते हैं, वही वर्ग, वही समुदाय, वही लोग सीमा के उस पार भी रहते हैं, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसीलिए जहाँ तक उनका विरोध का सवाल ये आता है दिस दैट, तो ये कहीं ना कहीं लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे थे कि वे कहीं ना कहीं अश्लीलताओं को प्रोजेक्ट करते हैं या फिर ऐसे मतलब हमारी जो लोकेलिटी है उस पर नहीं उनका टच है या फिर उन पर वो बात नहीं करते हैं, इसलिए उनका असहमति जताई गई थी। बाकी ये कोई विशेष इशू नहीं है। और उस समय हम चूँकि ग्राउंड में भी नहीं थे, तो जो लोग इस प्रकार मानसिकता रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मुझे लगता है कि जो महाशय का आप नाम ले रहे हैं, जो भी कलाकार हैं, उनके साथ जो उनके दल है, उनको खुद उनके राज्य के लोग ही इग्नोर करते हैं, बल्कि उनको तरहीज नहीं देते। और एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे कलाकार जो अपनी गीतों के माध्यम से मतलब फुड़ता को प्रदर्शित करे हुए सपोर्ट करे, चाहे वो किसी समुदाय के रहें। तो ये केवल झारखंड में एक रंग देने का प्रयास किया गया है। बाकी हम लोग झारखंड और झारखंडियत के साथ हैं। बाकी कलाकार हैं, उनका सम्मान है, बिल्कुल हमारे घर आएँ, हम लोग बना पूड़ी पकवान खिलाएंगे, मांस भात खिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक संस्कृति की बात है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। झारखंड बना क्यों है, झारखंड की यहाँ झारखंडी क्या उन्नति होने के लिए, झारखंड को भी आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो भी आयोजन समिति है उनको भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई नहीं है, कलाकारों की, खिलाड़ियों की और भी जो लोगों की सबकी सीमाएँ, अब देखिए पक्षी भी रहती है, तो पक्षियों की कोई गीत गाने की सीमा नहीं है। लेकिन मान्यता ये है कि हमारे जो राज्य हैं उसमें आपको लिखित मान्यताएं नहीं दी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम भाषा की बात करते हैं कि भाई हमने भाषा का अपोज किया, तो भाषा कोई बोले मना नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, उसे आपको हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लोगों ने झूठ मूठ, चूँकि सभी कोई चाहती है कि जेबीकेएसएस को किस प्रकार से डैमेज किया जाए, डाउन किया जाए चुनाव से पहले, तो कुछ लोगों ने ऐसा रंग देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो ऐसे कलाकार है, चाहे वो किसी वर्ग से रहे, किसी समुदाय से रहे, किसी धर्म को मानने वाले रहे, जो अगर हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं तो स्वाभाविक है हमारी संस्कृति के अगर विपरीत रहते हैं तो लोग असहमति जताते हैं, आपत्ति जताते हैं। तो बस ऐसा ही था, ऐसा कुछ विशेष रहा नहीं। बाकी आप जाके चीज़ों को जानिए, बहुत सारी चीज़ें से सामने आएंगी। और बिल्कुल मैं भी चाहूँगा कि कलाकार, अगर हर कोई किसी न किसी समाज से होता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड समाज होता है, अगर उन्हीं के समाज के हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कलाकारों को वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जो उन्हीं के समाज से। तो ये केवल एक तुल और मैंने कह सकते हैं कि इन्हें एक अलग तरीके से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसलिए हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि हम लोग झारखंडियत और खतियान के आधार पर ही अपने आंदोलन को रखे हैं और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सभी इस झारखंड के भूभाग में रहने वाले, चाहे किसी वर्ग, किसी समुदाय के लोग रहें, सब उनके अधिकारों के लिए हम लोग संघर्षशील है। हाँ, बॉर्डर के उस पार हमारा रिश्ता हो सकता है, हमारा नाता हो सकता है, लेकिन आधिकारिक दृष्टिकोण से हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक बॉर्डर लाइन खींची है, तो उसकी मर्यादा को भी रखना होगा। अच्छा, ये बात तो स्पष्ट आप कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है उसके पीछे जेबीकेएसएस रहा है या नहीं रहा है? देखिए, ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमारा पीएचडी का इम्तहान था और 2 दिन पहले ही मोबाइल को ऑन किए हैं। उसके पीछे 10 से 15 दिन का क्या घटनाक्रम रहा उससे हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर
ऐसे आयोजन समिति रहें उनको धार्मिक स्थलों पर, ऐसे ऐसा बात नहीं। कुछ दिन पहले वही महोदय शायद महाछठ के कार्यक्रम पर बोकारो आए हुए थे, बल्कि बोकारो में तो जो टाउन में रहने वाले मैक्सिमम तो बिहार समुदाय के, बिहार से आने वाले लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने स्वयं उनका अपोज किया था कि भाई एक महाछठ के कार्यक्रम में आप इस प्रकार के गीत संगीत का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें केवल मुझे लगता है गलत तरीके से इनका दुष्प्रचार किया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों में जाति विवाद, इस तरह के मुद्दों को घसीट दिया जाता है या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कैलाश यादव भी उसी समुदाय से आते हैं, पूछिए। हम हमसे गले लगकर लिपट कर रोने लगे एक दिन कि भाई हम लोग खोरठा इंडस्ट्री से आउट हो चुके थे, लेकिन आपके आंदोलन के बाद हम लोग को जिंदा कर दी। वो कैलाश दादा यही है, कैलाश यादव जी हैं, जिनको कैलाश देहाती के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत भावुक हो गए हमसे मिले, और कि आपने मेरा झारखंड का मान करिहाना अपमान उसको अपने मुंबई में धूमधाम से बजा दिया। तो ये कुछ लोग जो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको किया, मैंने गलत तरीके से प्रेजेंट किए हैं। बाकी अक्षरा जी तो एक स्त्री थी, फिर भी उनका असहमति जताया गया था। वहाँ भी उन्होंने कहा कि आप स्त्री हैं, आपका सम्मान है, आदर है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि अश्लीलता को यहाँ ना परोसें। दूसरी बात है, आप यदि यहाँ आए हैं तो सरकारी कार्यक्रम में आए हैं, तो सरकार से भी उन्होंने सवाल किया था, अक्षरा जी से भी नहीं बल्कि सरकार से भी सवाल किया था कि हमारे भी कलाकार हैं, हमारे पद्मश्री सम्मानित कलाकार हैं, हमारे नए नए उभरते हुए कलाकार बहुत सारी हैं, सावित्री दी हैं, हमारी मजबूल दादा हैं, हमारे चंदन क्यारी रेवती दीदी हैं, बहुत सारे ऐसे सतीश दा हैं, हमारे बहुत सारे कलाकार यहीं गायब हो जा रहे हैं। तो उनको पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोगों ने असहमति जताई कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में अव्वल हैं, तो उनको आप प्रोत्साहन करें। तो इसको लोग थोड़ा सा दूसरा रंग देना चाहते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। अच्छा, 2024 आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट, और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कह सकते हैं, त्यौहार कह सकते हैं, राजनीतिक त्यौहार कह सकते हैं, वो आने वाला है। और इसकी तैयारी अगर हम JBKSS की बात करें तो किस हद तक हुई है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा बीच में 30-35 दिन अस्वस्थ रहे, अभी भी अस्वस्थ हैं। कल ही फिर हम दुर्गापुर से चेकअप करा के आए हैं, फिर हमको लगभग कंटिन्यू 200 दिनों का टैबलेट दिया गया है। सॉरी 200, हाँ मतलब कह सकते हैं 6 महीना, यानी 200 दिन 180 दिन के आसपास का फिर दवा का सेवन करना होगा। तो बहुत परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में नहीं है। तो इसीलिए मतलब युवा हैं और हम लोग आते हैं, मैंने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो उसी मुद्दे के साथ हम लोग उसी उमंग के साथ चल रहे हैं कि युवा हैं और किसी भी विपरीत परिस्थितियों से टकराने की साहस रखते हैं। नहीं तो मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अभी तक हार मानकर बैठ जाता। अभी बोले मैंने 200 दिन का टैबलेट, दवा पानी, काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर कल दुर्गापुर से जस्ट हम घर आए हुए हैं। और मैंने सामान्य परिस्थिति मेरी नहीं है सेहत को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अपने जान जोखिम में रखकर जो झारखंड के मुद्दे हैं, चाहे छात्र के मुद्दे हैं, विस्थापन के मुद्दे हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, उन पर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बाकायदा उन्हीं मुद्दों के साथ अब हम लोग सदन में जाने के लिए प्रयासरत हैं। और मेरा मानना है सदन में जाने का अवसर हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सदन से बाहर रहकर अगर आज मोटा मोटी नहीं करने से 5 से 7 करोड़ के आसपास केवल हम लोग मजदूरों के मृत्यु के उपरांत मुआवजा दिलाने का कार्य किया, और नहीं करने से भी फिर इधर कम से कम 50 से 1.5 करोड़ के आसपास बाकी जो विस्थापित का था, छोटे मोटे जगह हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का कार्य किया। यानी 6 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय कार्य हैं। तो सड़क में रहकर अगर हम लोग इतना बेहतर कर सकते हैं, तो सदन के अंदर अगर हमें एक बार मौका मिला तो हमें लगता है कुछ बेहतर करेंगे। ऐसा हमेशा होता है, राजनीति जब शुरू होती है, शुरुआत में हर पॉलिटिशियन बहुत एक्टिव नज़र आता है, वादे करता है। वही कहते हैं ना कि बाहर से पहले दिखाया जाता है कि मिठाई आ रही है नज़दीक, उसके बाद मुंह पे लाते के साथ निवाला छीन लिया जाता है। वैसे ही सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं आजकल, आपको लालच दे रहे हैं, हम आपको इतने में गैस सिलेंडर देंगे, तो इतने में हम आपको पानी देंगे, ये देंगे वो देंगे। लेकिन ये लालच है, लोभ है। आप ऐसा क्या अलग करेंगे इन चीज़ों के अलावा? देखिए, सबसे पहली बात हमने तो स्पष्ट कह दिया कि हम लोग के पास अलग करने का विजन है। अगर हमारे पास उसी रूट चार्ट को या उसी रोड मैप को अगर फॉलो करने के लिए ज़रा सा भी हम इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम क्यों इतना संघर्ष करते हैं, क्यों इतना पागलपंती करते हैं? आराम से किसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस राज्य में रूल करती हैं या फिर रूल कर चुकी हैं, उनसे हमसे 5 सीटों का डिमांड करते हैं कि भाई हम अंदर से 5 गो हमारा लड़का है, हम लोग एक साथ आ रहे हैं, हमको दे दीजिए। कहीं सारे 5 गो में नहीं तो 3-4 गो में खड़ा ही हो जाता है कि बोलिए आपको कहाँ से सीटवा चाहिए विधानसभा के लिए, लोकसभा में चलिए आप कहाँ से उम्मीदवार बनेंगे। अरे सर है, ऑफर है हमारे पास, एनडीए इंडिया दोनों से ऑफर है कि आप गिरिडीह को चूज कीजिए, और गिरिडीह के समीप जो सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है, 2-3 सीटों से लगातार हमसे संपर्क किए जाते हैं, बड़े बड़े नेता संपर्क करते हैं। तो भाई अगर उसी लाइन पर चलना था, तो अब तक हम किसी पार्टी का दामन थाम कर अभी तक
उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी होती मेरे लिए खासकर, और दिल्ली जाने की बिल्कुल पुख्ता तैयारी हो जाती, क्योंकि ये भी आज के डेट में मानना होगा कि एनडीए यूपीए जैसा भी है, आज वह दोनों दल कहीं ना कहीं सदन के भीतर हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग चाहते हैं इस राज्य में एक नई व्यवस्था कायम हो, एक ऐसी व्यवस्था कायम हो कि इस राज्य के जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य बना है उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए। तो हम लोग उस व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रयासरत हैं, और हमारे पास हैं ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे विजन है जिनके माध्यम से उन्हें स्थापित किया जा सकता है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लगातार बात करते हैं कि राज्य सरकार के शक्तियों के अधीन वेतन आएगा, पेंशन आएगा, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल हम लोग जो हमारे विधायकों का वेतनमान होता है आज 2,88,000 अब होने की संभावना है, अभी 2,72,000 है, क्या ज़रूरत है उतने वेतनमान की। और जब स्टूडेंट का मुद्दा हो तो यही विधायक गौण हो जाते हैं, जब उनके वेतन वृद्धि की बात आती है, जब उनको फॉर्च्यूनर दिए जाने की बात आती है, जब उनको महल और बंगला देने की बात कही जाती है, तो फिर सारे 81 के 81 एक जगह जमा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो विजन है वो विजन लेस, इस राज्य के बारे में सोचने में वो असमर्थ हैं। हमारे पास उन्हीं जो जिन वेतनों से या फिर जिन राशि से उनको वेतन का भुगतान किया जाता है, उनके लिए अयास की मैंने सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, उन्हीं राशि का हम सदुपयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग की व्यवस्था कर सकते हैं, और ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। शायद मैं आर्टिकल कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, शायद आर्टिकल 43 या उसी के आसपास का कोई अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग की व्यवस्था करे और उनके माध्यम से विकसित राज्य की ओर बढ़ सकते हैं। अभी जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये बहुत सारा जो बाध भूमि है वो पड़ती है, तो अभी मान के चलिए जैसे राज्य सरकार की बात करें, माननीय मुखिया जी की बात करें, अभी माननीय मुखिया अगर नहीं करने से भी जाएं तो रांची से लेकर जितने भी 24 जिला हैं, अगर 24 टाउन में चले जाएं तो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम ही है, अगर आप देखिएगा तो कम से कम 50 फीट से 100 फीट से 150 फीट तक के ऐसे इतने बैनर पोस्टर मिलेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। तो आप अनुमान लगाइए वो सरकारी बजट से गया होगा, क्योंकि सरकार का काम है, सरकार का पोस्टर सरकारी फंड से गया होगा। तो मान के चले अगर हम अनुमान लगाते हैं, अगर एक जिला में 1 करोड़ का मैंने एडवर्टाइज में खर्च हुआ तो 24 जिला में 24 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और ये माना जाता है कि मेरा मानना है कि 24 करोड़ के स्थान पर आप छोटे छोटे कम से कम 5 उद्योग की स्थापना कर सकते थे, और उन 5 उद्योग में अगर 500 लोग आएंगे तो 2,500 लोगों को आप जगह दे सकते थे। यानी आपका एक टाइम का एडवर्टाइजमेंट 2,500 उनको अगर बंद कर देते तो 2,500 लोगों को रोजगार मिल सकता था। तो सोचिए आप एडवर्टाइजमेंट हमको लगता है प्रत्येक महीना एक बार करते हैं, तो आप उस राशि को कैलकुलेट करके देखिए। तो इसीलिए मैंने कहा विजन है हमारे पास, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि कहाँ। देखिए सबको जानता है सभा जी, आप भी बैठे हैं, ये जो बंदे बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, या फिर जो भी हैं, अगर हम लोग साधु संत सन्यासी पीर फकीर नहीं है तो हमारा उद्देश्य है गृहस्थ जीवन का, और गृहस्थ जीवन का मतलब ही होता है संपत्ति। एक इंसान अपनी जवानी को, चाहे नर हो या नारी हो, अपनी जवानी को खपा देता है संपत्ति अर्जन करने में, कि उसके जीवन में कुछ संपत्ति हो ताकि आगे का जीवन सहूलियत से पार हो। तो संपत्ति यानी आर्थिक स्थिति। तो हम लोग तो सबसे पहला चीज़ इसी बात पर फोकस करेंगे कि आर्थिक यानी जो संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। अगर अचल संपत्ति की बात आएगी तो एक व्यक्ति की आमदनी पर चर्चा होगी कि कैसे छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से, या फिर जो हमारे पास पर्यटन की स्थिति है, या फिर हमारे पास जो खेती की व्यवस्था है, उसके माध्यम से कैसे ऐसा सृजन किया जाए कि प्रत्येक परिवार में जितना भी 18+ से आयु का युवा हो, कम से कम उस परिवार की आयु एक व्यक्ति के हिसाब से 10,000 आज के हिसाब से होनी चाहिए, 15,000 आपके आज के हिसाब से होनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी। और जहाँ तक अचल संपत्ति की बात आई, यानी जिसको हम लोग जमीन का टुकड़ा कहते हैं, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति कही जाती है। बाकायदा आज बिल गेट्स ने भी ये साबित किया, उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेचकर जमीन खरीदा है एगो जिला के बराबर। आज हम देखिए हसदेव को उजारा जा रहा है अडानी के नाम पर। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि ये जो पैसा है, ये जो मोबाइलें हैं, या फिर ये जो हमारे पास संपत्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं माने लिमिटेड है, लेकिन जो जमीन का टुकड़ा है वो चिरंजीवी चिराग तक रहेगा। तो इसलिए हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक आम व्यक्ति, एक खुशहाल राष्ट्र, एक खुशहाल राज्य तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति के पास उन्नति का अवसर मिले या फिर वो इनकम का साधन हो। तो इन पर सरकार नहीं देख रही है, लगातार वो ऐसे चीज़ों पर अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं जिनसे केवल वो ऐसो आराम का जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी आबादी इस राज्य में लगातार हाशिए पर जा रही है, युवा लगातार कुंठित हो रहे हैं, लगातार मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं और अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं दिख रहा है। वो मैक्सिमम सरकार चाह रही है कि हम किस प्रकार से जितना भी इस सरकार में है अपने पैसे को इधर से उधर करें, बचा लें। वो अपने आने वाली 100 पीढ़ी को देख रही है, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ी के बारे में वो सोच नहीं पा रही है। देखिए एजुकेशन लेवल आज क्या हुआ है। तो इसलिए मेरा मानना है कि विजन होना चाहिए। अगर जो सदन के भीतर जो लोग बैठे हैं उनके पास विजन, हम लोग बोलेंगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करेंगे,
हमने कभी थोड़ी कहा कि हम जादू की छड़ी घुमा देंगे या फिर हम कोई मंत्र फूंक देंगे और अचानक चमत्कार हो जाएगा। बस हम जो वर्तमान में जो बैठे MP MLA कर रहे हैं उन कामों को नहीं दोहराएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हाल ही फिलहाल में कुछ मीडिया लोगों के मैंने अनुभवी, उनकी उम्र लगभग 50 से 60 के आसपास सभी की थी, 6-7 लोग साथ बैठे थे। उन्होंने एक संसद का नाम गिनाया, अभी चूंकि हम नाम नहीं डायरेक्ट लेते हैं, बोला कि उनके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है। शबाजी मान के देखिए, आज के डेट में अगर वो सांसद नहीं, वो सांसद का सुपर सांसद भी है ना, तो मेरा मानना है 200, 300, 250 करोड़ उसका मैंने ऐसो आराम जीवन के लिए काफ़ी है। यानी सोचिए उसके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 50,000 करोड़ है, मायने है इतना पैसा। उस पैसे से मुझे लगता है कम से कम 4-5 को जिला को देखा जा सकता है। जब एक सदन में बैठा इंसान इतना जमा करके रखा है, तो इसीलिए हमारी जो मानसिकता होगी हम लोग स्पष्ट कह देंगे, हम लोग डाउन टू अर्थ की पॉलिटिक्स होगी, न्यू पॉलिटिक्स होगी, और बिल्कुल भी हम लोग निजी जो संपत्ति होगी उस पर प्रतिबंधित रहेगी। अगर कोई हमारे दल से भविष्य में इस प्रकार होगा तो अगले चुनाव में वो शिरकत नहीं करेगा। अच्छा, आप अभी कह रहे थे 50,000 करोड़ की संपत्ति है किसी की। इसके बाद एक चीज़ याद दिला रही है मुझे कि हमारे जो हेमंत सरकार है, हेमंत जी कह रहे थे कि राज्य सरकार के अलावा जो वो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास बकाया कुछ 50,000 करोड़ कुछ ऐसी राशि है जो बकाया है राज्य सरकार के लिए। अब राज्य सरकार के ही लोग जो है, जो हेमंत जी के लोग हैं, उनके द्वारा आप देख रहे होंगे कि ईडी की रेड चल रही है, उनके पास से भी करोड़ों के रुपए बरामद हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब कि एक तो वो ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कि इल्ज़ाम नहीं, हालांकि हकीकत है कि हाँ केंद्र सरकार के पास कुछ इतने पैसे हैं, लेकिन राज्य सरकार के भी तो पास इतने पैसे निकल रहे हैं, उन्हीं के लोगों के पास से निकल रहे हैं। तो ये पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या रूढ़ है इनका? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट्स, ये सहयोगी हैं। और एक भूखी गरीब जनता को लगातार हिटलर ने जो कहा था कि जनता को इतना ही दो कि उसे जिंदा रहना ही विकास लगे, तो उसी के तर्ज पर जनता को इतना निचोड़ कर कार्य कर रही है कि आज उनके पास अकुत धन संपत्ति जमा हो गई है, और मैक्सिमम जो भी हमारे MP MLAs हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें वास्तव में अगर चाहते हैं इस राष्ट्र की उन्नति हो, तो सबसे पहले जितने MP MLA हैं वह अपनी धनराशि का कम से कम 75% पैसा दान कर दें, क्योंकि ऐसे भी उन्होंने चोरी से और जनता को धोखा देकर, भारत के संविधान को धोखा देकर उस पैसों को कमाया है, तो बेहतर होगा। और मैं तो बार बार इस बात को भी रखता हूँ कि एक आर्टिकल ऐसा बने भारतीय संविधान में कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो फिर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर एक वैध तरीके से लीगली महीना में, 4 महीना में या 6 महीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें प्रेस उनसे सवाल करे। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए विधायक पर ये एक तय होगा कि नहीं, आपको प्रत्येक 3 महीना में या 6 महीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करना है। अब मान के चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जी से ये सवाल होगा कि माननीय विधायक जी ये बताइए कि आपका ये 10वां साल है विधायकी का, लेकिन जब 10 साल पहले आप विधायक नहीं थे तो आपके पास मात्र 5 एकड़ जमीन थी जो आपके बाप की थी। आज आपके पास 50 एकड़ जमीन कैसे आई? पहला सवाल। ये 45 एकड़ जमीन आप कैसे निकालें? अगर 45 एकड़ जमीन को हम गुना भाग कर रहे हैं तो करोड़ों में ये पैसा आ रहा है, इस बीच इतना पैसा आप कहाँ से पाएं? उसके ये सवाल होना चाहिए मीडिया का। आज जो मीडिया इंडिया पाकिस्तान करते रहती है, हिंदू मुसलमान करते रहती है, मैंने इस तरह के जो बेतुका सवाल जवाब मैंने देश के सुप्रीम मीडिया हाउस पर होता है, तो वहाँ मैंने एक पार्टिकुलरली हर बार 2-4 सांसदों को उठा कर ले जाना चाहिए था। हमारे पास 790 सांसद हैं, उनका एक समय निर्धारण होता है और समय समय की अवधि में उनसे सवाल होना चाहिए था कि आप ये कहाँ से आया। अगर मान के चलिए वो आंसर दे देते, चूँकि मान के चलिए चालाक लोग हैं, धूर्त किस्म के लोग हैं, वो अगर बता देते कि नहीं मैंने 2000 पैसा जो कमाया है वो लीगली कमाया है, तब वो दूसरा सवाल करती जनता कि हमने व्यापारी चुना था या एक विधायक चुना था। अगर व्यापारी चुना था फिर आपको जाना नहीं चाहिए था। अगर वो लीगल घोषित भी कर देगा कि ये सारा पैसा जो मैंने कमाया हुआ जेन्युइन है, अब जनता के दरबार में सवाल होता कि हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में जो सोचेंगे, उनकी शिक्षा को बेहतर करेंगे, उनके रोजगार के अवसर को सृजन करेंगे, उनकी स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, उनकी सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने वो सारे काम छोड़कर क्या किया? केवल और केवल अपनी आने वाली 100 पीढ़ी को देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्य में जितने भी MP MLA हैं, अगर 10 से 15% को निकाल कर बाकी जितने बचेंगे, मुझे लगता है आने वाले 200 सालों तक वो बैठकर खाएंगे, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है। तो इसलिए एक कानून कहीं ना कहीं उस पर बनना चाहिए। आज देखिए, संविधान ऐसा बात नहीं, संविधान का अनुपालन या कानून का डर केवल एक गरीब तबका करता है।
जो डरा सहमा है वही कानून से डरता है, ये लोग नहीं डरते हैं। तो इसलिए इस बात का भी आभास होना चाहिए कि लोकतांत्रिक भारत में वास्तव में लोकतांत्रिक है, तो वही डर MP MLA को भी होना चाहिए। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ जिसको पूरा देश को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आज देखिए आने वाले दिन होगा 2047 तक अभी जो विकसित भारत का कार्यक्रम चल रहा है या फिर जो भी एक कार्यक्रम चल रहा है हर जगह पर, तो निश्चय हो सकता है भारत 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ के जो आम व्यक्ति हो विकसित भारत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो ऊपर ऊपर भारत विकसित हो सकता है, दुनिया के सामने आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हमारा भारत विकसित है, दुनिया के सामने आप अपनी इकोनॉमी को भी ट्रिलियन में प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की तीसरे नंबर के पायदान पर है, लेकिन एक आम व्यक्ति कहाँ है? आज आप हंसदेव जंगल की ही बात करें, बस एक व्यक्ति के लिए, चूंकि ये तो सर्वविदित है कि माननीय अडानी जी ने अभी वर्तमान की सरकार को बहुत बड़ी रकम फाइनेंस किया है, तो एक व्यक्ति के लिए आप उतने बड़े जंगल का विनाश करेंगे? आप एक व्यक्ति के लिए उतनी बड़ी आबादी जो पारंपरिक दशा में उस भौगोलिक स्थिति के साथ जीवन यापन करती है, आप उनको बर्बाद कर देंगे? क्या उस माइंस की जरूरत देश को है या देशवासियों को है? आज कहीं सोना मिल रहा है, आज कहीं हीरा मिल रहा है, आज कहीं यूरेनियम मिल रहा है, आप इंसान के जीवन को ताक में रखकर, उनके जीवन को संकट में रखकर उस खनन को कर रहे हैं। तो बताइए ये देशभक्ति और देश का मतलब क्या है? तो इसलिए मेरा मानना है आज पूरे देश को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और जो भी इस देश का, चाहे अब देखिए ओझा सर का भी कोई वीडियो देख रहे थे, खान सर का देख रहे थे, विकास दिव्य कीर्ति का देख रहे थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर वहाँ कायदे के लोग बैठेंगे तो कायदों पर चर्चा होगी, लेकिन युवा बोलता है कि नहीं आई हेट पॉलिटिक्स। वो आई हेट पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो आई हेट कंट्री से करता है, क्योंकि भारत एक पॉलिटिशियन कंट्री है, यहाँ पॉलिटिशियन इस कंट्री को चलाएंगे। इसलिए जो युवा इस बात को कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, इसका मतलब आप कंट्री से ही हेट करते हैं, क्योंकि कंट्री और पॉलिटिक्स एक दूसरे के पूरक हैं, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कायदे से बैठने वाले कम से कम युवा चुनकर जाएं, जिनमें पॉलिटिकल अनुभव और खासकर वो डाउन टू अर्थ हो। अगर डाउन टू अर्थ नहीं होगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं तो फिर हम भी जाकर उसी परंपरा को फॉलो करेंगे, हम भी उसी प्रथा को फॉलो करेंगे, और उसी व्यवस्था में अगर हम लिप्त हो जाएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स में आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। देश भर में बातें तो हो गई, लेकिन राज्य भर की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि राज्य भर में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, और ईडी की दबिश इस कदर देखने को मिल रही है कि साहेबगंज के जो डीएसपी रहे या साहेबगंज के कुछ ऐसे जाने माने लोग हैं जिनके घरों पर ईडी की रेड लगी है। आपको क्या लगता है साहेबगंज जगह को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए साहेबगंज को टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का संबंध वहाँ से, बरहेट विधानसभा आपका साहेबगंज से ही आता है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ठीक है, चूँकि मुख्यमंत्री अगर दोषी है थोड़ी हम उनका बचाव करेंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि एक लोकतांत्रिक ढांचे का आप अनुपालन कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक भारत जिसकी अवधारणा इस देश के महापुरुषों ने, गांधी, अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुषों ने इस देश की अवधारणा रखी है, जिस लोकतांत्रिक की, भारतीय जनता पार्टी को देश को बताना चाहिए कि वास्तव में उसी लोकतांत्रिक अनुकरण को किया, अनुकरण हो रहा है कि नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का। ठीक है, ईडी साहेबगंज में है तो ईडी धनबाद बोकारो में भी होना चाहिए, ईडी जयंत सिन्हा के पास भी होना चाहिए था, ईडी राज सिन्हा के पास भी होना चाहिए था, उनके जो विधायक एमपी हैं उनके पास भी ईडी जाना चाहिए था। फिर ऐसा मान ले हम कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो लिस्ट में ना शामिल। जी नहीं, मैंने आपको जो 50,000 करोड़ कहा ना वो बीजेपी नेता का लिस्ट है, लेकिन चूंकि इन पर अभी आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस पर खुल के आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। 50,000 करोड़ की राशि एक एमपी के पास, तो उनके लगभग 11 एमपी हैं। अगर 11 में 3 को ईमानदारी की श्रेणी में रख दे तो 8 के पास मिल जाएगा, कम से कम 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ मिलेगा। लेकिन चूंकि सरकार उनकी जैसा चाहेगी, अभी लोगों को मजा आ रहा है इंडिया पाकिस्तान करके, अभी लोगों को मजा आ रहा है कि पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ गया है, लेकिन जब सिकंजा एक आम व्यक्ति का जिस प्रकार हंसदेव जंगल उजारा गया, उसी प्रकार जब पारसनाथ को टारगेट किया जाएगा और झुमरा को टारगेट किया जाएगा, तब लोगों की भक्ति उतरेगी। आम व्यक्ति भी तो यहाँ पर, आम व्यक्तियों के बीच जब हम उतरते हैं तो आम व्यक्ति ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह फॉलो करती हुई नजर आती है किसी भी पार्टी को। उनका कहना है कि चाहे जो हो जाए, पेट्रोल का दाम 1000 रुपये क्यों ना हो जाए, लेकिन हम वोट उसी को करेंगे। तो यही बोलें तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो देश स्थापित किया गया था, आज कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत पीछे हो चुके हैं। उसका कारण है हमारी शैक्षणिक व्यवस्था। इसीलिए आज वही 12th फेल का जो वो इंटरव्यू था बड़ा बेहतर संदेश देता है कि भाई सही बात है, अगर भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे तो अशिक्षा रहेगी, तो भेड़ बकरियों की तरह उनके वोटर्स बनेंगे। आज लोग हमसे क्यों नाराज है पॉलिटिशियन? क्योंकि हमने सवाल करना सिखाया। इन 2 सालों में जितना मैंने राज्य के युवाओं को सिखाया, 23 साल के झारखंड में कोई लीडर नहीं सिखाया। इसको हम छाती ठोंक के कहते हैं। लोग हमारी आलोचना करें या फिर जो करें, लेकिन 2 सालों में जितना आज युवा खुलकर
आज एक 9वीं 10वीं क्लास का लड़का खुलकर वीडियो के सामने जनता दरबार में सवाल करता है, आज विधायक के सामने सवाल करता है। हाँ, भले उन पर 353 का एफआईआर हो जाता है, लेकिन आज 2 सालों में हमने सवाल करना सिखाया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आज राज्य में इतना बदलाव लाया है। सोचिए, हर गांव से, हर कस्बे से अगर पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आएंगे और इनसे टकराएंगे तो इस राज्य का परिवेश क्या होगा। हमें एक फिलहाल तो मानना होगा ना। आज बताइए कहाँ सवाल नहीं हो रहा है, हर जनता दरबार में अब सवाल होता है, विधायकों का हालत खराब हो जाता है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सही बात है, आज भी जनता को उस कदर का शैक्षणिक मतलब आज देखिए, आज लोग हमें क्यों पसंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने स्वविवेक से कोई भी निर्णय लेते हैं या फिर अपने स्वविवेक से अपनी बातों को रखते हैं और अपना जो अध्ययन मैंने हासिल किया है उसके आधार पर तर्क देते हैं। तो इसलिए शैक्षणिक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। और मेरा मानना है कि भले कोई इंटर के बाद नौकरी करे या ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करे, कम से कम उसकी सोच पीएचडी माइंडेड होनी चाहिए। पीएचडी मस्ट, उसका सोच, और पीएचडी का डिग्री ले या ना ले, उसकी सोच कम से कम पीएचडी तक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तर्क सिखाता है। पीएचडी कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है उस दुनिया से उसको ऊपर ले जाता है। जितने भी दार्शनिक दुनिया में रहे, चाहे कार्ल मार्क्स की बात करें, प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, विवेकानंद की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो दार्शनिक, पीएचडी का मतलब ये दार्शनिक सोच, आपकी सोच को दार्शनिक बनाना। चाहे कलाम की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, तो इसलिए मेरा मानना है युवाओं को अपनी सोच को मैंने अपग्रेडेड करना चाहिए, तभी उनको पॉलिटिक्स समझ में आएगी। और बिल्कुल आज देखिए ना, हम लोग लगभग अपने विचार को शून्य कर चुके हैं। सोशल मीडिया में एक पिक्चर वायरल हुआ, बिना सोचे, बिना उसका सत्यापित किए हुए, बिना सत्यता की जांच किए हुए आप धड़ाधड़ वायरल करने लगे। आपकी भी तो एक तस्वीर वायरल हुई थी, तो वो कब टोपी पहने हुए, और फिर एक तरफ से एक समुदाय के लोग आपके ऊपर हावी हो उठे। तो देखिए, हम सबसे पहला बात कहेंगे, उसमें सोचिए कि आप उस समुदाय से घृणा करते हैं। जो समुदाय के लोग हमारे अगल बगल खड़े हैं, इसका मतलब जिन लोगों ने घृणित मानसिकता से उस तस्वीर को अगर वायरल किया होगा, वो पहली बात बहुत पुरानी है। उस समय हमें पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज भी न था, जब भी केसेस की स्थापना हुई थी। नहीं, पुरानी हो नहीं हो तो पिक्चर तो पिक्चर होता है भाई, तो पिक्चर को क्या है इतना घृणित, वो एक घृणित विचारधारा के लोग हैं। वैसे लोग बहुत घृणित विचारधारा को प्रदर्शित कर रहे हैं और उनसे बचना चाहिए। और मेरा मानना है, इसीलिए मैंने कहा विचार शून्य हो चुका है। अभी मान के चलिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मोटा मोटी उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग अपने 10 सालों का प्रधानमंत्री करियर में लगभग 22,000 बार कपड़ा बदला है। तो बहुत बार उन्होंने कपड़ा क्यों बदला कि ना वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति थी, तो वो झारखंड आए तो झारखंड की जो वेशभूषा है उसको उन्होंने स्वीकार किया। अगर वो नागालैंड गए तो नागालैंड की जो वेशभूषा थी उसको स्वीकार किया। तो ये वेशभूषा उस क्षेत्र की होती है, उस लोगों की होती है, और लोग इसलिए अपना लेते हैं कि उसको लगे कि हम उनमें अपनत्व का भाव है। इसका मतलब थोड़ी ये वोट तंत्र से ही हर कोई नहीं चलता है। उस समय तो हम कोई जाके तस्वीर को ठीक से निहार कर देखिए, हमारा मैंने रोया भी नहीं आया शकल में। तो ये, और अगर ऐसी बात है जिन लोगों ने वायरल किया है, वो जाहिर सी बात है, उनसे हम आग्रह करेंगे, जिस समुदाय के प्रति अगर आप पोस्ट के माध्यम से अपनी घृणा को जाहिर करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल ना भरें, क्योंकि वो पेट्रोल सारा का सारा उस समुदाय के वतन से आता है जिसमें उनकी मेजॉरिटी है। तो आगे हम उम्मीद करें कि ऐसी तस्वीरें आपके और वायरल होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। चूंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको देखा कि व्यक्तिगत रूप से आप इसको तोड़ नहीं पाए, पैसा से दिखता नहीं है, डर तो इसको लगता नहीं है, आपको अधिकारी रहे, पदाधिकारी रहे, लगता है ये मैंने मौत कफन बांध के घर से निकला है। फिर उन्होंने मेरा कुर्मी वाला कार्ड खेला जाति का, अब इन्होंने धर्म का कार्ड खेला है, फिर आगे ना जाने कौन सा कार्ड खेलेंगे। लेकिन जो सच्चाई है, जो जेन्युइन है, हमारी लड़ाई स्पष्ट है, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। झारखंड, झारखंडियत, झारखंड की संस्कृति, 1932 का खतियान। अभी हाल फिलहाल में गांडी विधानसभा की सीट खाली हुई है, वहाँ पर कई सारे राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ पक्ष कह रहा है कि वापस से इलेक्शन होने चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शंस ना हो क्योंकि साल भर से कम वक्त बचा है और ऐसी स्थिति में इलेक्शंस नहीं होते, रिवोटिंग नहीं होती है। आपका इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से वो सीट खाली हुई, तो जाहिर सी बात है उनके जो सलाहकार होंगे या फिर जो उनको मॉनिटरिंग करते होंगे, उन्हें आभास होगा, उन्हें वो चीज़ों को परख कर के ही इस कदम की ओर बढ़े होंगे। तो लिहाजा मेरा मानना है कि फिर भारत का संविधान जो भी कहता है, क्योंकि हम लोग भी अभी उतनी आयु नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से पारंगत है, हर नियमों हर कानूनों को जानते हैं। हम लोग अगर 10% भी चीज़ों को जानते हैं तो ये हमारी उपलब्धि है। तो हम लोगों ने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं है कि हम लोग हर चीज़ों को जानते हैं। लेकिन अगर भारत के संविधान के अनुरूप चुनाव होता है तो हम लोग शिरकत करेंगे और गांडे के साथ ही हम लोग अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करेंगे। और कहीं ना कहीं गांडे का उपचुनाव माननीय मुख्यमंत्री के निजी स्वार्थ पर भी सवाल खड़ा करता है। मान के चलिए, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता ही अगर जाने वाली है ईडी के कारण, और अगर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा ही चाहिए था, तो जाहिर सी बात है वो अभी आदिवासी समाज को ही और जाएंगे। तो ऑलरेडी सदन में सीता जी हैं, सीता सोरेन जी ऑलरेडी सदन में हैं, कल्पना सोरेन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट, उन्होंने तो क्लियर कर दिया, आप देखते रहिए, राजनीतिक मुद्दे आगे बढ़ते रहेंगे पर हम हटने वाले नहीं है। उन्होंने ये बात तो क्लियर कही है। देखिए, सबसे पहली बात, भले उनके
हम अभी विपक्ष में हैं और हो सके उनकी जो विचारधाराओं के विपरीत भी हैं, लेकिन आप राज्य के मुखिया हैं तो हम लोग भी चाहेंगे 5 साल आप निकालें, ऐसा बात नहीं, हम लोग भी। लेकिन ये सच्चाई है कि उनमें कहीं ना कहीं ये निजी महत्वाकांक्षा है, और ये महत्वाकांक्षा यही है कि गुरुजी को अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का पुत्र वहां बैठा है वसंत सोरेन, उसी को सीएम प्रोजेक्ट कीजिए अगर आपको खतरा है तो। उनकी पुत्र वधू बैठी है दुर्गा सोरेन की अर्धांगिनी, जो इस दुनिया में नहीं है, दुर्गा सोरेन उनकी अर्धांगिनी, उनकी विधवा आज बैठी है सदन में, तो उनको मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कीजिए। कल्पना सोरेन क्यों? इसका मतलब है हेमंत सोरेन गुरुजी को भी दरकिनार कर रहे हैं, इस बात को मानना होगा। अच्छा, बाबूलाल मरांडी जो इस मुद्दे पे कहते हुए नजर आए थे कि कुछ पैसों का लेन देन हुआ है। सरफराज अहमद जो इससे पहले के जिन्होंने रिजाइन किया, गांडे के जो रह चुके हैं विधायक, उन्होंने रिजाइन किया था, तो आपको क्या लगता है पैसे के लेन देन हुए हैं या सीट का लेन देन हुआ है या फिर कल्पना सोरेन को लाने की प्लानिंग थी इसलिए रिजिग्नेशन हुआ है? कल्पना सोरेन को लाने की प्लानिंग थी, और चूंकि उस सीट को इसलिए चयन किया गया क्योंकि जेएमएम के पास गिनी चुनी जनरल सीटें हैं, जिनमें एक आपका गांडे, गिरिडीह, डुमरी, टुंडी, इचागढ़ और एक जो मिथिलेश ठाकुर जी हैं वहाँ, यानी 6-7 सीटें हैं शायद, मेरे अनुमान में पूरा गिनती याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ उन्होंने समीकरण को देखा कि अभी राज्य में उनको सबसे बड़ा खतरा इस बात को मानना होगा, और कहीं ना कहीं गांडे को चुनकर उन्होंने हमारे हौसले को भी बढ़ाया है। अच्छा, हाँ, इसलिए बढ़ाया है कि उन्होंने गणना किया कि गांडे में एक भी कुर्मी वोटर नहीं है। अच्छा, उनको मालूम था कि अगर हम टुंडी की सीट को खाली करेंगे, क्योंकि टुंडी के भी विधायक उमरद राज हैं, उनको भी राज्यसभा में भेज सकते थे, या फिर जो इचागढ़ की सीट है जहां माननीय सविता महतो जी विधायक हैं, वो भी एक बार रो के राज्यसभा के टिकट से वापस लौटी हैं, यानी उनको भी राज्यसभा भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने गांडे को इसलिए चुना है कि जयराम महतो वहाँ चुनौती नहीं दे पाएगा, उनके स्वजातीय वोटर नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा है। लेकिन वो गलत सोचे हैं। जयराम महतो किसी जात का नेतृत्व करने वाला अब नहीं रहा है, वो इस राज्य को नेतृत्व देता है। तो गांडे में हमारी चुनौती दोगुनी रफ्तार के साथ स्वीकार की जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष का जो भी नेतृत्व हो, उनके सामने हम लोग वाला आप लोग के लिए उसका क्या खासियत है? हाँ, 24 तारीख को हजारीबाग में हम लोग का एक कार्यक्रम है, और निश्चय वहाँ हमारी शिरकत होगी। उम्मीद करेंगे कि हजारीबाग के तमाम मीडिया हाउस वहाँ पहुँचें, राज्य भर से भी पहुँचें, और विशेषकर हम उम्मीद करेंगे कि सभा जी आप तो निश्चिंत ही आए। अच्छा जी, क्योंकि आप सवाल भी काफ़ी मतलब प्यार से तीखे सवाल करती हैं आप, तो निश्चित आप आइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी बातचीत थी और जयराम जी के साथ। आपने जाना कई सारे मुद्दे हैं, और राजनीतिक मुद्दे तो अभी चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे और भी मुद्दे भी आने वाले हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, कई सारे मुद्दे और भी उभर कर सामने आएंगे। 24 का इंतजार है, 24 को देखते हैं जनसभा में क्या किस तरीके का देखने को मिलता है, भीड़ भाड़, और किस तरीके के आगे से रिप्लाई मिलते हैं। हम आशा करेंगे कि जेबी केसेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन इसके साथ एक और सवाल रहेगा, जो एकजुटता आप लोग दिखा रहे हैं, जो आप एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? यानी कि लोगों को टारगेट करना है कि उनको उनके बीच प्रचार प्रसार करना है, या फिर अपना उद्देश्य फैलाना है? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग का अपना उद्देश्य को फैलाना है। हर समय समय में सम्मेलन होना चाहिए। अगर सम्मेलन होगा तो क्या होगा कि आपसी जो दूरियां हैं उनको पटाने का कार्य होगा, उसको पाटने का कार्य होगा दूरियों को। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग एक साथ मिलते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ों पर मंत्रणा होती है। देखिए, हम लोग भी मानते हैं कि आज इस राज्य में बदलाव की सख्त आवश्यकता है, और उम्मीद है हम लोग बदलाव की ओर बढ़ेंगे। अब वो तो राज्यवासी जाने, क्योंकि ये हमारा राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली होता तो हम लोग और बेहतर स्थिति में होते। चलो, उम्मीद करते हैं अगर जेबी केसेस की सरकार आए तो असल बदलाव हो। बिल्कुल होगा ही, उसके लिए नो डाउट रहिए, क्योंकि हम लोग विचारधारा ही अलग है हमारी। हम लोग डाउन टू अर्थ पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग निज मना संपत्ति को अर्जित करने के लिए वोट नहीं मना चुनाव में नहीं आए हैं। अगर निजी संपत्ति होती या निजी महत्वाकांक्षा होती तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। बाकायदा मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र से सीधा एक पार्टी के हेडक्वार्टर से टेलीफोन आया था कि आप हमारी पार्टी से प्रोजेक्ट हो जाइए, हम लोग जो भी फाइनेंस होगा करोड़ों तक का हम लोग फाइनेंस करेंगे। हमने कहा नहीं सर, अपना हमारा मुद्दा अलग है, हमारी क्षेत्रीयता मुद्दा है, और इस मुद्दे के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल जहन में आया। आपको पता ही होगा कि राम मंदिर उनका वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है कुछ दिनों में, तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारी नाराज़गी जाहिर होते हुए नज़र आ रही है। एक तरफ से कुछ लोग उसमें भाग्यता भी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें पीछे छोड़ दिया गया है? क्योंकि राष्ट्रपति का कोई अहम मोल देखने को नज़र नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति हैं वो हमारी, और उसके बावजूद भी कोई ऐसा बड़ा मुकाम जिसमें कोई बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे ना उनका कोई स्पीच नज़र आता है, ना उनका कोई खास योगदान नज़र आ रहा है।
लेकिन सबसे पहली बात, भारत आस्थाओं का देश है, सभी की आस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन आस्थाओं के बीच राजनीति का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए था। और अगर होना चाहिए तो सभी की आस्थाओं पर होना चाहिए था। जैसे अभी सपोज दैट मान के चलिए ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अच्छी बात है, वो अभी हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटर हैं, अगर वो हिंदुत्व को प्रोत्साहित करते हैं कि दिया जलाएं, तो चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं, अतः उनको बाकी जो धर्म है उनके भी त्योहारों पर आना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि आप कैंडल जलाएं, या फिर आपकी जो धार्मिक मान्यता है उसको उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधान हैं। तो इसलिए उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिनकी जो धर्म है, धर्म की सभी धर्मों के अपने गुरु हैं, किसी धर्म में गुरु है, किसी धर्म में पादरी है, किसी धर्म में मौलवी हैं, वे लोग रिप्रेजेंट करें धर्म को, कोई मैंने आपत्ति नहीं। लेकिन अगर राजनीति से जुड़े लोग अगर धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेक्युलर कंट्री में एक सवाल खड़ा होता है कि बाकी धर्म के लोग भी ऐसे में कहीं ना कहीं आपसे एक अलगाव लगेगा कि मेरा देश का प्रधान मेरे बारे में नहीं सोचता है। तो इसलिए धार्मिक रिप्रेजेंटेशन, भारत आस्थाओं का देश, सभी की अवतार, भारत की यही खूबसूरती है, यहाँ सभी धर्म सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही एक भारतीय होने के नाते हम भी कामना करते हैं। लेकिन जहाँ तक आस्थाओं का विषय आता है, धार्मिक विषय आता है, उन पर थोड़ा सा राजनीति को थोड़ा दूरी बना कर रखनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा वापस से शुरू होने वाला है। खबरों के अनुसार माने तो वो इस तरफ से भी होकर गुजरने वाले हैं, यानी कि शायद गिरिडीह, रांची, इन सेक्टर्स को भी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला बात हम मानना चाहेंगे कि मेरे नज़र में अगर कहा जाए तो परिवारवाद का हम पक्ष बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद का हिस्सा है। उनके परिवार से लगभग 3 पीढ़ियों ने राजनीति को संभाला है और नरेंद्र मोदी जी भी 2 बार से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अतः अगर मेरी व्यक्तिगत सोच कही जाए तो किसी तीसरे फ्रंट के लीडर को आकर अब इस बार देश का नेतृत्व करना चाहिए ताकि बेहतर हो सके, और होना भी चाहिए। नहीं तो देखिए, ऐसा बात नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन इस बात को भी सच्चाई है कि उन्होंने मैक्सिमम काम कॉर्पोरेट्स के लिए किए हैं। हंसदेव जंगल आज चीख चीख के उसकी गवाही दे रहा है कि बस एक व्यक्ति माननीय अडानी जी के चलते आज कई वर्ग किलोमीटर में फैले हुए जंगल का सर्वनाश करने पर तुले हैं। ये बात है, उन्होंने प्राथमिकता कॉर्पोरेट्स को दी है। बाकी देखिए, जो भी प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, काम अच्छे बुरे दोनों होते हैं, तो निश्चय ये हम पूर्णता नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, बिल्कुल बेहतर काम किया। लेकिन इस बात की जो सच्चाई है, जो सबसे कड़वी सच्चाई है, उन्होंने कॉर्पोरेट जगत को बहुत जोरदार कॉर्पोरेट किया है। इसीलिए कोरोना के टाइम में भी माननीय अमित शाह के पुत्र जय शाह की संपत्ति शायद 16,000 गुना बढ़ गई थी। तो इस बात को भी देशवासियों को समझना चाहिए कि एक आम व्यक्ति के पुत्र की सैलरी कितना बढ़ी, एक गांव के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आया, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए मेरा अगर व्यक्तिगत सोच कहा जाए तो हम चाहेंगे ना राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी, कोई तीसरे फ्रंट से कोई लीडर आए। और इस बार नहीं, हम लोग अभी इस योग्य नहीं मानेंगे। अभी छोटी मुंह बड़ी बात है, इस पर अभी हम लोग ख्वाब भी नहीं देखेंगे। लेकिन नियति ना जाने कहाँ कौन किसको खींच के ले जाए, वो कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे हिसाब से बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। अगर ये बेहतर कर पाते हैं तो बेहतर होगी। लेकिन खैर, राजनीतिक में हम लोग भी सेंट्रल पॉलिटिक्स में उतनी समझ तो है नहीं, लेकिन जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जिन चीज़ों का आकलन करते हैं और जितनी समझ पॉलिटिक्स की है, उसके अनुसार हम यही कहेंगे एक थर्ड फ्रंट हो, बेहतर होगा तो इस देश के लिए। क्योंकि देखो, पॉलिटिक्स का मतलब है चेंजिंग होना चाहिए। आज अगर ईडी क्यों विपक्ष को खोज रही है, क्योंकि देख रही है कि सत्ता में जो केंद्र में बैठे लोग शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना, इट्स माय ओपिनियन। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे नीतीश जी की, तो कुछ दिनों में उनका आवागमन होने वाला है हजारीबाग में और रामगढ़ में। और आप तो बिहारी विद्रोही निकले, मतलब कह सकते हैं कि गलत बात है। नहीं, पर आप ही के लोग कह रहे हैं ना ऐसा कि हम तो बोलेंगे। देखिए, हमने आपकी विचारधाराओं के विपरीत है। देखिए, सभी राज्य की अपनी विचारधारा है। बंगाल की अपनी बंगाली भाषा के साथ विचारधारा है, उड़ीसा की उड़िया भाषा के साथ विचारधारा है। तो हमारा बिहार जो हमारा बड़ा भाई, उसकी विचारधारा अलग है। खेसारी बिल्कुल हाँ, आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई समान है। लेकिन नीतीश जी को वेलकम कर रहे हैं कि नहीं? नीतीश जी भी वो तो हमारे चचा समान है भाई, सबका वेलकम है राजनीतिक हिसाब से। लेकिन हम यही चाहेंगे, जब आप इस राज्य में चले आए तो इस राज्य की बात करें। खेसारी आए चाहे अक्षरा जी आए, अगर इस राज्य में आती हैं तो इस राज्य की जो गीत संगीत हैं उनको प्रोत्साहन करें, ना कि कुछ ऐसे गीतों का अपने सुरों में समावेश करें जो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करें जो उचित नहीं है। देखिए सभा जी, आप एक नारी है और मैं भी पुनः दोहराऊंगा कि एक ऐसा नहीं है, जो भी कवि रहे हैं, राइटर रहे हैं, गीतकार रहे हैं, उन्होंने अक्सर स्त्रियों को रखा है अपने गीतों में, अपने संगीतों में। लेकिन गीत का आधार क्या था कि तुम्हारे जुल्फें, तुम्हारी आंखें। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पड़ोसी राज्य के कलाकार हैं, या फिर हमारे झारखंड में 2-4 कलाकार ऐसे होते हैं जो
स्त्रियों के उन अंगों को चरितार्थ करते हैं अपने गीतों में जो ना हम अपने जुबान से बोल सकते हैं ना अपने कानों से सुन सकते हैं। तो भाई अगर इस बात के लिए हम अगर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और उसमें अगर आप कास्ट और रिलीजन को लेकर उनका सपोर्ट करेंगे तो दुर्भाग्य की बात है। नहीं, स्वाभाविक है, आप इतिहास में चले जाए, कविताओं ने भी स्त्रियों के बारे में खूब कविताएं लिखी गई हैं, गीतों में लिखा है, तमाम गीतों में है कि तुम्हारे हिरनी जैसी चाल, घुंघराले बाल, तो नागिन जैसी आंखें, यहां तक ठीक था। लेकिन उसके बाद जो वर्तमान में कुछ कलाकार उभर कर आए, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से स्त्रियों के उन अंगों को सामने लाकर खड़ा किया जिनको हमको बोलने में लज्जा आती है, शर्म आती है और हम परिवार के साथ बैठकर सुन नहीं सकते। तो उन पर हमारी असहमति रहेगी, उन पर असहमति रहेगी। बाकी जिनका भी आपने नीतीश चचा का बात किया, बिल्कुल स्वागत है, खाना खिलाएंगे, मुर्गा की बात खिलाएंगे उनको, खिसारे भी जाए तो कहीं हमारे घर आए हम, या फिर हमारे साथियों के घर आए, मांस भात खिलाएंगे। लेकिन आप ध्यान रहे, आप जिस राज्य के हैं, आप उस राज्य की विचारधारा को अगर यहाँ स्थापित करेंगे तो उसका आपत्ति रहेगा। इसी के साथ देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।